जी, सबसे पहला एक क्वेश्चन मुझे ऐसा पूछा गया कि पेंटागन क्या होता है? अच्छा। अब मैं कंफ्यूज हो गई। पेंटागन, मैं साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट हूँ, तो पेंटागन तो मुझे यही याद आ रहा है कि जैसे स्क्वायर में 4 साइड होता है, पेंटागन में भी 5 साइड होता है। अच्छा। तो मैं सर को वही बोल दी कि चल सर, जैसे स्क्वायर में 4 साइड होता है, पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं। हाँ। नमस्कार, ई ज्ञान सागर के सक्सेस स्टोरी में आपका वेलकम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रागिनी और आज हमारे साथ है सुप्रिया एक्का जी। आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी सक्सेस की कहानी। नमस्कार। नमस्कार मैडम। और एक ये जो है आपका सक्सेस स्टोरी हम सुनने वाले हैं, तो आप बताइए अपना परिचय। मैं सुप्रिया एक्का हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग लॉरेटो कॉन्वेंट रांची से किया है और इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से कंप्लीट किया है। और जब मैं फाइनल ईयर्स में थी तब मैं सोच रही थी कि क्या आगे परस्यू करूँ। इसी दौरान मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा, पर मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही मैंने IBPS 4th के थ्रू मेरा सिलेक्शन IDBI बैंक में एज असिस्टेंट मैनेजर हुआ था। बैंक में तो मैं चली गई, फिर भी मेरा मन कहीं ना कहीं अपने ड्रीम को अचीव करने में लगा ही हुआ था। और बैंक में रहने के दौरान भी जब मैं सोचती थी कि मैं इसके साथ प्रिपेयर करूंगी, पर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और मैंने वहाँ 6 महीने नौकरी की, फिर मैंने रेजिग्नेशन देके कम्प्लीटली सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गई। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। और आपका था ये कि ग्रेजुएशन के बाद आपने स्टार्ट किया, फिर जॉब पाया, फिर आपने सोचा कि आगे कंटिन्यू रखूं। आपका क्या कहना है कि जीपीएससी की जो तैयारी होती है उसके लिए पढ़ाई का कौन से स्तर से करना चाहिए? इंटरमीडिएट के बाद, ग्रेजुएशन के बाद कौन सा टाइम सही रहता है? मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन के दौरान ही स्टूडेंट को एक अवेयरनेस डेवलप करना चाहिए सिविल सर्विस के प्रति, और फाइनल ईयर्स में आते तक अपना तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन भी ग्रेजुएशन है। तो मुझे लगता है फाइनल ईयर्स ठीक रहेगा, सही रहता है। और भी बात आती है, जैसे आपने सोचा कि मुझे अब इसकी तैयारी करनी है, तो इसमें होता है कि हम कौन से इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन लें। तो आज के दौर पे बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट के लिए, तो आपको भी आई होगी, तो इसमें आप क्या कहेंगे? मेरे लिए भी बहुत बड़ा एक बहुत सिचुएशन ऐसा था कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे गाइडेंस लूँ। तब फ्रेंड्स के द्वारा और कुछ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के द्वारा मुझे गाइड किया गया। पवन सर के पास में गई, और मैं उनके पास शुरू से नहीं गई, बीच में गई। फिर भी एक हेजिटेंस था कि पता नहीं कैसा होगा, लेकिन जब 1-2 क्लास करने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि मैं सही हाथों में हूँ और सफलता ज़रूर मिलेगी वहाँ से मुझे। अच्छा, तो आपने भी सोच समझ के एडमिशन लिया है, और बाकी सभी स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि कहाँ मैं एडमिशन लूँ। एक बात और आ जाती है सुप्रिया जी, जब हम एडमिशन लेने जाते हैं या फिर हम इसकी तैयारी के बारे में सोचते हैं, तो इस सिविल सर्विसेज की जब तैयारी करें तो स्टूडेंट में कौन-कौन सी खास क्वालिटी होनी चाहिए? मुझे लगता है सबसे बड़ा क्वालिटी होना चाहिए पेशेंस, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई भी अदर स्टेट सिविल सर्विसेज में कम से कम मिनिमम 1 साल तो लग जाता है, और जैसे जेपीएससी में कुछ ज़्यादा समय लग जाता है। तो मुझे लगता है धैर्य एक बहुत इम्पोर्टेंट नेचर होना चाहिए हमें। और क्योंकि बोला भी जाता है कि विदाउट पेशेंस नो बैटल कैन बी अचीव्ड, तो पेशेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, एक वर्ड में अगर कहना चाहे तो मेरे ख्याल से आप यही कहेंगी कि पेशेंस है। बहुत अच्छी बात है, और रियली में यही बात साबित भी हो चुकी है कि बिना पेशेंस के हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। ऐसे में और भी बातें आती है कि हम नोट्स का क्योंकि जब तैयारी होती है ना तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। स्टूडेंट जो है यहाँ वहाँ से नोट्स लेके आते हैं, तो उस नोट्स को किस तरह से इस्तेमाल करें, कैसे स्ट्रॉन्ग नोट्स तैयार करें, आप क्या बताएंगी? जैसे मार्केट में तो अभी भरा पड़ा है नोट्स, लेकिन हमें नोट्स सिलेबस से स्टिक करना है अपने आप को, क्योंकि सिलेबस ही हमारे लिए गाइडिंग लाइट है कि हम किधर मूव कर रहे हैं। तो स्ट्रिक्टली हमें सिलेबस फॉलो करना है, और जो बेसिक बुक्स हैं एनसीईआरटीज़ के बुक हैं, बस उसी को स्टिक करना है और बस उसी से अपने नोट्स तैयार करने हैं। बाकी इधर उधर ज़्यादा भटकना नहीं है, क्योंकि इंटरनेट में भी बहुत मटेरियल अवेलेबल है और मार्केट में भी बहुत है। हाँ, तो बुक्स का सेक्शन में आपने एनसीईआरटी का बुक बताया, और भी कुछ है? एनसीईआरटी के बुक्स हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, राजीव वहीर सर का बुक है। झारखंड स्पेसिफिक, क्योंकि हमारा झारखंड पोर्शन बहुत ज़्यादा है, झारखंड के लिए बहुत ही लिमिटेड हो जाता है रिसोर्सेज। उसमें उड़ान पब्लिकेशन एक है, हिंदी मीडियम है वो। अरिहंत पब्लिकेशन के लिए एक इंग्लिश मीडियम से है वो बुक। तो एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को थोड़ा दिक्कत होता है झारखंड स्पेसिफिक के लिए, क्योंकि सिर्फ हिंदी के बुक्स अवेलेबल हैं।
और ज्योग्राफी के लिए भी एनसीईआरटी के बुक्स हैं। प्लस मैंने अपने स्कूल के ही आईसीएसई बोर्ड के ही मैंने 10th और 9th के बुक्स कंसिडर किए थे। एनवायरनमेंट के लिए भी मैंने स्कूल के बुक्स को ही कंसिडर किया था। साइंस कोचिंग से अच्छे मटेरियल मिले थे और मैंने उसके भी स्कूल के 9-10 के स्कूल के बुक से कंसिडर किया था। और इकोनॉमिक सर्वे जो सरकार का डेटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो सरकारी मैगजीन्स होते हैं जैसे योजना, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर्स है, फिर जो डिस्कशन डेली डिबेट्स होते हैं राज्यसभा टीवी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे चीज़ है जो बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं। सही बात है, काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में आपने बता दिया। एक और बात है, जैसे कि जब जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग स्टेट के जो एग्जामिनेशन होते हैं, तो आपकी नज़र में सबमें डिफरेंस क्या है? आपने क्या डिफरेंस देखा है? जेपीएससी से अगर कंपेयर किया जाए दूसरा स्टेट सर्विसेज, जेपीएससी बहुत ज़्यादा वेटेज अपने स्टेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को देती है। उसकी एक पेपर है पीटी में, पूरा डेडिकेटेड है वो झारखंड सेक्शन के लिए। पेपर 1 में भी 10 मार्क्स का एंटायरली झारखंड सेक्शन पे है क्वेश्चंस, और मेंस में भी हर एक जीएस पेपर पे हर एक सेक्शन में झारखंड रिलेटेड आपका सिलेबस में मेंशन्ड है। बहुत ज़्यादा वेटेज झारखंड का दिया जाता है। प्लस दूसरे स्टेट सिविल सर्विसेज अगर कंपेयर किया जाए तो हमारा ऑप्शनल भी नहीं है, हमारा सारा जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है। हमें बस एक लैंग्वेज पेपर ऑप्ट करना पड़ता है, रीजनल अमंग द रीजनल लैंग्वेज, और इंग्लिश और हिंदी से। तो ये, और हमारा सिलेबस भी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, स्पेसिफिक मेंशन किया गया है। अगर पीटी में अगर एंशिएंट इंडिया से इतने क्वेश्चन आएंगे 5 क्वेश्चन, तो वो स्पेसिफिकली 5 ही क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, तो उसमें दिक्कत नहीं होता है, हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग बस रहना है। बहुत अच्छी बात आप बता रही हैं, और मुझे लगता है इससे बहुत न्यू स्टूडेंट को फ़ायदा भी होगा। अब बात आ जाती है ना कि जब इतनी सारी तैयारी आपने कर लिया, बहुत सारी बुक्स भी पढ़ लिए, अब जब हम सब कुछ करने के बाद अब इंटरव्यू के लिए, एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, तो आपका किस तरह का तैयारी हुआ करता था और उस टाइम आपको कैसा फील होता था? इंटरव्यू में जाने से तक से लेके इंटरव्यू से बाहर जब आई, ये कैसा सिलसिला था आपके? इंटरव्यू का पहला एक्सपीरियंस था। तो दिल में बहुत सी क्वेश्चंस थी, बहुत ज़्यादा। हाँ, क्या तैयारी करना है, कैसे करना है, बहुत डर भी था क्या पूछा जाएगा। तो बेसिकली बायोडाटा पे पूरा फोकस था, बैकग्राउंड पे पूरा फोकस था, झारखंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, करंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पे पूरा फोकस करके गई थी मैं। फिर भी मन में एक डर था, हेजिटेशन था कि मैं जवाब दे पाऊँगी नहीं दे पाऊँगी। जब तक मैं बाहर वेट कर रही थी अपने रूम के बाहर, तब तक भी बहुत ज़्यादा नर्वसनेस था, लेकिन बहुत कामली मैं अपने आप को कंपोज की और फिर एंटर करके सारे मेंबर्स को विश की, और फिर मैं काफ़ी काम हो गई। और मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। अच्छा। बहुत इजीली उन्होंने क्वेश्चन आंसर जो था हमारा सेशन बहुत अच्छा रहा। कब मेरा टाइम पार हो गया, कंप्लीट हो गया इंटरव्यू, पता ही नहीं चला। माहौल बहुत ही अच्छा था। जो डर रहता है मन में वो बिल्कुल भी खत्म हो गया, और जैसा मैं अंदर गई उससे बिल्कुल विपरीत बाहर निकली, पूरा खुशी से। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा फील किया आपने सही में। तो कुछ ऐसे सवाल जो खास करके आपको बहुत, जिसकी आपने तैयारी भी नहीं की और जिसने आपने सोचा भी नहीं, ऐसे कुछ सवाल हुए थे आपके साथ? जी, सबसे पहला एक क्वेश्चन मुझे ऐसा पूछा गया कि पेंटागन क्या होता है। अच्छा। अब मैं कंफ्यूज हो गई। पेंटागन, मैं साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट हूँ, तो पेंटागन तो मुझे यही याद आ रहा है कि जैसे स्क्वायर में 4 साइड होता है, पेंटागन में भी 5 साइड होता है। अच्छा। तो मैं सर को वही बोल दी कि सर जैसे स्क्वायर में 4 साइड होता है, पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं। तो सर भी कुछ नहीं बोले, सर भी एग्री कर गए। लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चला वो किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन था। वो अमेरिका का से रिलेटेड पेंटागन से क्वेश्चन था, ये वो मैथ्स रिलेटेड। तो बाद में आके आपने उसके बारे में थोड़ा सर्च किया कि क्या है ये? लेकिन मुझे पता नहीं चला कि सर क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी सर कन्विंस थे मेरे आंसर से कि क्या है। तो मतलब इस तरह के सवाल तो हो सकते हैं, मतलब इस तरह के माइंड को सेटअप रखना पड़ेगा कि आपको कभी भी कुछ तरह की बातें पूछी जा सकती हैं। सही बात है। और अब तक जो आप सक्सेस की हैं, इसका श्रेय किनका, क्रेडिट किनको देना चाहेंगे अपने, और साथ में आपका फैमिली का किस तरह का सपोर्ट रहा है? सबसे पहले तो मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगी और उसके बाद पेरेंट्स को, भाई को, इनका बहुत सपोर्ट रहा है कि क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैंने अपना पहला नौकरी इसके लिए छोड़ा था, तो और काफ़ी लंबा सफ़र रहा उसके बाद। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। कभी उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया कि मैं क्यों छोड़ी, या मैं इतना लंबा समय हो गया फिर भी जब रिज़ल्ट नहीं आ रहा था तो भी कुछ मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं था। तो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। और मेरे टीचर्स पवन सर, संजीव सर, इंग्लिश के सर, तो हमेशा उनका गाइडेंस रहा है।
और मेरे जो और रिलेटिव्स हैं वो भी हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे, मुझे प्रेरित करते थे, तो उनको बहुत थैंक्स है। और फैमिली, मेरे पेरेंट्स का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। सही में आपका फैमिली का बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट मिला है आपको, जो हमेशा साथ देती रही है। और इस दौरान जब आप सक्सेस हो गई, उसके बाद आपको लगा कि अब तो मतलब अब सेटल है, अब समझ में आ गया, तो कितना रिलैक्स महसूस होता है। और एक साथ एक और सवाल भी है कि हॉबीज़ होता है ना, जब हम पढ़ाई करते तो आपका कुछ खास हॉबीज़ होगा जिसको आप लेके चलिए या फिर छोड़ देना पड़ा, ऐसा कुछ? नहीं, जब जैसे ही इंटरव्यू ख़त्म हुआ, मैं बहुत खुशी से निकली। उसी दिन मैं पूरा रिलैक्स हो गई कि अच्छा इंटरव्यू अच्छा गया, सब पॉजिटिव है, मतलब कुछ पॉजिटिव आउटकम आएगा। उसके बाद अब जैसे हॉबी की बात कर रहे हैं, तो मैं कुकिंग में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है। तो बीच बीच में वैसे मैं बना लेती थी कुछ एक्सपेरिमेंटल, और अभी जैसे लॉकडाउन में भी मैं कुछ ट्राई कर लेती थी। तो यही मेरा मोटिवेशन भी था। अगर कुछ लो फेजेस रहते थे तो मैं या कुकिंग शो देख लेती थी या ट्रैवलिंग शो जिसमें अलग अलग जगह के कुकिंग से रिलेटेड बताया जाता था, तो ये मुझे मोटिवेट भी करते थे और मैं अपना स्ट्रेस भी इनसे दूर करती थी। तो ये मतलब आपका स्ट्रेस को दूर करने के लिए आपका एक हॉबी था, कुकिंग को लेके चलती थी। ऐसे आप अपना क्या सजेशन देंगे स्टूडेंट को कि अपना पढ़ने का जो रूटीन है किस लेवल में, किस तरह से बनाएं और कितने घंटा पढ़ना चाहिए, ऐसा कोई है, या फिर अपने हिसाब से रूटीन बनाएं? रूटीन तो अपने हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग है, और घंटों में तो शायद काउंट करना नहीं चाहिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल का कैपेसिटी अलग होता है। तो बस मैं यही कहूँगी कि कंसिस्टेंट रहें, जो भी पढ़ाई करें कंसिस्टेंट रहें। आप रेगुलर जितने भी समय देते हैं वो हर दिन दीजिए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। मैगजीन, न्यूज़पेपर, जो रेगुलर बुक्स है वो सारे पढ़ने पड़ते हैं। तो एक टाइम मेंटेन करिए कि आप इतने समय देंगे सुबह में, या आप रात में पढ़ते हैं तो रात में इतना समय देंगे, लेकिन कंसिस्टेंट रहिए। कम भी समय दे पाए तो कंसिस्टेंट रहिए, तो वो सफलता ज़रूर मिलेगा जी। और जैसे कि आपने सिविल सर्विसेज के लिए सोचा, तो इसके लिए आपने एडमिशन लिया। एक सवाल आती है, विदाउट एडमिशन लिए हुए अगर कोई एडमिशन ना ले सके, तो ऐसे में क्या स्टूडेंट बिना एडमिशन लेके सेल्फ स्टडी कर सकते हैं? और अगर कर लेते हैं तो किस तरह से आगे की तैयारी करें, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? बहुत स्टूडेंट होते हैं जो सेल्फ स्टडी करके भी अचीव करते हैं। जिनके पास शायद घर में गाइडेंस हो वो ऐसा कर पाते हैं, और जिनके पास नहीं हो वो अच्छे गाइडेंस के लिए कोचिंग ढूंढते हैं। तो कोचिंग का अच्छे कोचिंग का यही रोल रहता है कि वो सही गाइडेंस दे, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो डायरेक्ट करे स्टूडेंट को, ताकि हम भटके ना और हमारा समय भी वेस्ट ना हो। तो कोचिंग का रोल इम्पोर्टेंट है काफ़ी, जिनके लिए ज़ीरो गाइडेंस है, जिनके पास फैमिली बैकग्राउंड अगर कुछ मिलता है तो वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं आपके ख्याल से? अच्छा, हाँ, जिनके पास कुछ बैकग्राउंड है, उनके अगर कुछ है, लोग जो सिविल सर्विस कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं सेल्फ स्टडी। तो इतनी सारी बातों से मुझे लगता है जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। लेकिन आपने जो इतना सफ़र तय किया कि खास कुछ टिप्स या सजेशन के तौर पे दे, ताकि उनसे वो आपकी बातों से वो मोटिवेट हो और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। बस ये एक लंबा प्रोसेस है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, पेशेंस की है सक्सेस के लिए। तो पेशेंस रखिए, पूरी दृढ़ता से तैयारी करिए, और अपने आप से ईमानदार रहिए, और पूरे सिंसियरिटी से एफर्ट डालिए अपना। तो मुझे लगता है सफलता ज़रूर मिलेगी सभी स्टूडेंट को, क्योंकि बोलते हैं ड्रीम, बिलीव एंड जस्ट डू इट। बिल्कुल। तो बिल्कुल आपको ऐसी तरह की सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से, और इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर किया आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रिया जी, बहुत सारी बातें आपसे जानने में अच्छा भी लग रहा है। साथ एक और बात अहम हो जाती है, जेपीएससी की जो बात करते हैं ना, तो काफ़ी विवाद आता है। तो ऐसे में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है निराश हो जाते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं, उनका पेशेंस लूज हो जाता है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? एक एस्पिरेंट होने के नाते कैंडिडेट को हमेशा फोकस रहना चाहिए अपने गोल की तरफ, और यही ध्यान रखना चाहिए कि वो अपना सिलेबस टाइम से कंप्लीट करे और एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह तैयार रहें। और अन्य बातों पे और विवादों पे उनको ध्यान नहीं देना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि इससे प्रिपरेशन भी हैम्पर होता है और कहीं ना कहीं फोकस भी खोता है। तो अगर हमारा गोल है कि हमको ये अचीव करना है, तो हमें अन्य बातों को छोड़ देना चाहिए और पूरी तरह फोकस होकर पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि आज ना कल एग्ज़ाम होगा और रिजल्ट भी ज़रूर आएगा। बहुत अच्छा आपने कहा। लेकिन अभी जैसे आपने इस फील्ड को जब चुन लिया, तो ये ख्याल तो आए कि हमको करना है, लेकिन आपके स्कूल कॉलेज में आपके टीचर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली, कहाँ से आपको लगा और वहाँ से आप मोटिवेट हो कि नहीं मुझे इस फील्ड में कुछ करना है? जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं ग्रेजुएशन के समय ये ख्याल मन में आया। आपके मन में आया? तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरे कज़न भैया हैं, वो शिक्षा सेवा में हैं। अच्छा।
तो हम तो उन्हें देख के ही बड़े हुए हैं, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुए हैं और वो लगातार गाइड भी करते थे हर एक स्टेज पे। उनको बहुत कम भी समय मिलता था, फिर भी 10-15 मिनट का ही गाइडेंस आज फ्रूटफुल हुआ है मेरे लिए, तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी इस सफलता के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आपकी अब तक की इतनी सारी सफलता के लिए ढेर सारी बधाई तो है ही, और आने वाले फ्यूचर भी आपका और भी ब्राइट हो, इसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। और आपने इतनी सारी नॉलेज दिया है, हमारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं उनको भी बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। सुप्रिया जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बहुत कुछ सुनने में मज़ा भी आ रहा है, और हमारे स्टूडेंट तो काफ़ी आपको देख के मोटिवेट हो रहे हैं। कुछ ऐसी बातें जो आप चाह रही हैं कि शेयर करें आपके प्रिपरेशन के दौरान, कुछ ऐसी बातें जो खास तौर पे आपके लाइफ में हमेशा मेमोरी बन के रह गई है? एक मोटिवेशनल एक मोमेंट था मेरे लिए, जब हमारे कोचिंग में पहला टेस्ट हुआ, साइंस का टेस्ट हुआ। तो मैं तो अपना टेस्ट दे के आ गई, फिर पेपर करेक्ट हुआ, नंबर आया। जब नंबर आया तो मैं उस दिन एब्सेंट थी, क्लास में प्रेजेंट नहीं थी। साइंस सर, हमारे संजीव सर, ढूंढ रहे थे कि किनको मिला है ये नंबर, और मैं प्रेजेंट नहीं थी, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मेरे राइटिंग को, जिस तरह से मैंने प्रेजेंट किया था अपने आंसर को। तो नेक्स्ट डे मेरे फ्रेंड्स और जो क्लास के लोग थे उन्होंने बताया कि आपने बहुत अच्छा लिखा, सर बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, सर ढूंढ रहे थे कौन है। तो ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल रहा, और पहला ही टेस्ट था तो मुझे ये लगा कि मैं सही डायरेक्शन पे जा रही हूँ, और हमेशा वो प्रेरणादायक मोमेंट रहा है मेरे लिए। और एक और मैं बताना चाहूँगी एक इंसिडेंट, जब हमारा मॉक इंटरव्यू हो रहा था, तो मॉक इंटरव्यू में मैं जैसे ही एंटर की और मैं शायद ध्यान नहीं दे पाई, और मैं डायरेक्टली बिना परमिशन के अपने सीट पे बैठ गई। इंटरव्यू भी सारा हो गया, फिर जब सर अपना बता रहे थे कि आपका कैसा गया, तो उन्होंने बोला कि आप तो बिना परमिशन के ही बैठ गए। तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वो मोमेंट अजीब लगा मुझे कि मैं कैसे बिना पूछे बैठ गई। तो गलती तो मुझसे हुई, लेकिन मैं दिमाग में हमेशा ही बैठा के रखी, मैं फाइनल इंटरव्यू में बिल्कुल भी गलती नहीं करूँगी, और मैं फाइनल में मेरा बहुत अलर्ट थी मैं कि मैं सुनूं कि क्या बोल रहे हैं सामने बोर्ड के मेंबर्स। तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ, और ये मेरा बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट है। ऐसे ही कुछ मेमोरेबल सभी के लाइफ में हो जाती हैं, और मतलब जो हमेशा आपको अच्छा भी लगता है कि कुछ ऐसी घटनाएं, और यही बातें आप औरों के साथ शेयर भी करेंगे तो उनके लिए भी रहेगा कि ऐसी चीज़ हो सकती है कभी भी। तो चलिए, बहुत ही अच्छा लगा, और अब टाइम हो गया कि विदा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ई ज्ञान सागर की सक्सेस स्टोरी में बहुत सारी बातें सुप्रिया जी से आपको मिली है। हमें उम्मीद है कि इन बातों का आपके लाइफ में बहुत फ़ायदा देगा। अगले सेशन में हम सक्सेस स्टोरी को लेकर बहुत जल्द आएंगे। इसके लिए आप देखते रहें ई ज्ञान सागर सक्सेस स्टोरी। नमस्कार।